हाँ जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम लोग इटली के एकीकरण की बात कर रहे थे और इटली के एकीकरण में हम लोगों ने बात की थी आ, जो फ्रांस और सार्डिनिया के बीच में जो समझौता हुआ था, प्लोम्बियर्स समझौता जिसे हम लोगों ने कहा था। तो प्लोम्बियर्स समझौते के तहत कुछ शर्तें तय हुई थी। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं वो। एक कंडीशन तो ये थी कि फ्रांस जो है वो लगभग 2 लाख सैनिक सहायता सार्डिनिया को देने वाला था। दूसरा, सार्डिनिया पिडमांट को फ्रांस सहायता करके कुछ क्षेत्र दिलवाएगा और वो था लोम्बार्डी और वेनेसिया। ये दोनों क्षेत्र जो है वो फ्रांस सार्डिनिया को दिलवाने वाला था। तीसरी कंडीशन थी कि फ्रांस जो है, फ्रांस को सार्डिनिया कुछ क्षेत्र देगा इटली में से, और वो थे सेवोय और एक और क्षेत्र था नीस। चौथी कंडीशन ये थी, मध्य इटली जो था जिसमें परमा, मोडेना और टस्कनी, ये वाले एरिया, इनको एक किया जाएगा और इन क्षेत्रों का राजा फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड के भाई जेरोम बोनापार्ट को बनाया जाएगा। मोटी मोटी शर्तें ये थी कि कुछ क्षेत्र है इसमें और कुछ सैनिक सहायता की बात है। सैनिक सहायता की बात करें तो फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देने वाला है, लगभग 2 लाख सैनिक सहायता वो देगा। दूसरा, सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी और वेनेसिया दिलवाया जाएगा। फ्रांस को इसके बदले में सेवोय और नीस के क्षेत्र मिलेंगे। परमा, मेडोना और टस्कनी को एक किया जाएगा और उसके बाद में एक अलग से राज्य बनाकर नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई कजन जेरोम बोनापार्ट को ये वाले क्षेत्र का राजा बनाया जाएगा। और एक लास्ट वाली कंडीशन ये थी कि जेरोम बोनापार्ट की जो शादी होगी वो विक्टर एमेनुअल की पुत्री के साथ में होगी, जो कि सार्डिनिया पिडमांट का राजा है। यहां तक की हमने बात की थी। यह समझौता होने के बाद अब फ्रांस ने, यानी फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड ने सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुअल से, या हम ये कह सकते हैं यहाँ का जो प्रधानमंत्री था कावूर से कहा कि ऑस्ट्रिया से लड़ने से पहले इस तरह का माहौल तैयार किया जाए जिससे ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे। यानी ऐसा लगना चाहिए कि सार्डिनिया ने अटैक नहीं किया है, जो अटैक किया है वो ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया के ऊपर किया है। इस प्रकार की जब परिस्थितियां बनाई जाती है, यानी युद्ध लड़ने के से पहले युद्ध लड़ने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है उसे वॉर हिस्टेरिया कहा जाता है। हिस्ट्री के अंदर जिस हम लोग हम ये कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो टर्मिनोलॉजी इसमें वॉर हिस्टेरिया कहलाती है। तो अब कावूर ऑस्ट्रिया को उकसाने का प्रयास करता है और ऑस्ट्रिया को उकसाने के लिए सबसे पहला काम यह किया गया कि सार्डिनिया के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की खूब आलोचना की गई, रोज आलोचना की जा रही थी ताकि सार्डिनिया उकसावे में आए। दूसरा काम उसमें यह किया गया कि लोम्बार्डी की सीमा पर सार्डिनिया ने सैनिक नियुक्त कर दिए। आपको मैप में पहले पता होगा, हमने पहले बात की है। ये वाला जो है अपने इधर वाला जो है ये सार्डिनिया और पिडमांट हो गया, और यहां पर जो लोम्बार्डी है इस जगह इधर वेनेसिया आ गया। तो इस लोम्बार्डी की सीमा पर कावूर ने सेना नियुक्त कर दी, यानी यहां पर जो लोम्बार्डी है इस सीमा पर उसने सेना नियुक्त कर दी। यहां जब जैसे ही यहां पर सेना नियुक्त की जाएगी तो लोम्बार्डी और वेनेसिया दोनों के दोनों ऑस्ट्रिया के हाथ में थे या ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया। जब ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया तो दो देश थे,
एक देश था फ्रांस और एक और देश जो था इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड दोनों के बीच में समझौता करवाना चाह रहा था और इस समझौते में फ्रांस की भी सहायता इंग्लैंड ले रहा था, ताकि इंग्लैंड कभी भी नहीं चाहेगा कि फ्रांस ताकतवर हो। यदि इटली के एकीकरण में फ्रांस इटली की सहायता करता है तो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं ये लगता था कि फ्रांस इससे इटली का मित्र बन जाएगा। और अगर दूसरी चीज और है, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप की बात करें, प्रेजेंट हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें, तो ये इटली हो गया, इधर ऑस्ट्रिया हो गया, ये पर्सा यानी जर्मनी, ये फ्रांस और ये इंग्लैंड। इंग्लैंड ने हमेशा यूरोप में शक्ति संतुलन बना के रखा है जो उसको खुद को सपोर्ट करे या उसके फेवर में बना रहे। एक चीज तो इसमें यह है कि इंग्लैंड का जो पूर्वी साम्राज्य था, भारत भारत जो भी थे, तो इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर जो होता था, इसकी उसको बड़ी आवश्यकता होती थी इंग्लैंड को। तो यहां पर इटली जैसा कोई बहुत मजबूत देश बने और वो फ्रांस का दोस्त बने, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा इंग्लैंड। कारण इसमें यह भी, हमने इससे पहले बात भी की थी कि इंग्लैंड के साथ में समस्या क्या है कि फ्रांस ने नेपोलियन के टाइम में इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए, इंग्लैंड के व्यापार को खत्म करने के लिए कॉन्टिनेंटल पॉलिसी अपनाई थी। तो अब इंग्लैंड हर एक यूरोप का जो देश होता था उसको इस तरह से उलझा के रखता था ताकि कभी वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं हो या इंग्लैंड के खिलाफ कोई संभावित ऐसा कोई अलायंस भी नहीं बने। तो इसलिए इंग्लैंड कभी नहीं चाहेगा कि फ्रांस की ताकत बढ़े। दूसरी चीज, इंग्लैंड ये भी नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया कमजोर हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का कमजोर होने का मतलब है फ्रांस ताकतवर होगा। और ऑस्ट्रिया जो है इधर रूस को रोक के रखता था, यानी रूस की तरफ से इधर से कोई आक्रमण होते हैं तो उनको रोकने का काम ऑस्ट्रिया कर रहा था, इधर पर्सा यानी जर्मनी करता था। तो सीधी सीधी बात यह थी कि इंग्लैंड को दिक्कत इटली के एकीकरण से नहीं है, इटली का एकीकरण बेशक हो, लेकिन इंग्लैंड को दिक्कत है कि यदि ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ता है तो यूरोप में ताकतवर फ्रांस होता है, और फ्रांस ताकतवर ही नहीं होता, हो सकता है कि इटली के एकीकरण में सहायता देकर फ्रांस और इटली का अलायंस फिर से एक बार बन जाए, और इतना मजबूत अलायंस बनने के बाद में ऑस्ट्रिया कमजोर हो जाए और उसके बाद में दिक्कत इंग्लैंड को हो जाती है। कुल मिला के मोटी मोटी ये यूरोपीय राजनीति है। उस टाइम की बात करें, आज की बात करें तो इसके अतिरिक्त इसमें एक सवाल ये उठता है कि फ्रांस का शासक जो था नेपोलियन थर्ड, वो क्यों इटली के एकीकरण में इतनी उत्सुकता दिखा रहा था, इतना ज्यादा इंटरेस्टेड वो इटली के एकीकरण के लिए था। उसमें एक चीज तो ये थी कि नेपोलियन थर्ड का जन्म इटली में हुआ था। हमने पहले एक संस्था की बात की थी कार्बोनरी, उस कार्बोनरी का सदस्य नेपोलियन थर्ड हुआ करता था। और तीसरी चीज, वो 1815 में वियना कांग्रेस में जो अपमान फ्रांस का हुआ था, कहीं ना कहीं उस अपमान का बदला इंग्लैंड से लेना चाहता था या ऑस्ट्रिया से लेना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के वियना में जो सम्मेलन हुआ था 1815 में, उसमें फ्रांस को बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा था। कुल मिला के हम बात करें तो नेपोलियन थर्ड अपने देश की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उसको इटली के एकीकरण के साथ साथ सेवोय और नीस भी मिलने वाले थे, और इटली के एकीकरण के लिए वो ऑस्ट्रिया से लड़ने भी जा रहा था। तो ऑस्ट्रिया से बदला भी ले लिया जाएगा, कार्बोनरी का वो सदस्य रह चुका है और उसका जन्म भी इटली के ट्यूरिन में हुआ था। तो इस प्रकार से उसके रगों में इटालियन खून बह रहा था और इटली के एकीकरण के प्रति उसकी सहानुभूति भी हुआ करती थी। अब काबूर को काम सौंप दिया गया था कि काबूर जो है इस प्रकार की परिस्थितियां तैयार करे कि जिससे ऑस्ट्रिया आक्रामक हो। और ये सीधी सीधी बात समझ में आ गई होगी कि ऑस्ट्रिया ने कौन कौन से काम किए। दो काम आपको, सार्डिनिया ने कौन कौन से काम किए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, दो काम स्पेशली आपको याद रखने हैं। एक काम था लोम्बार्डी की सीमा के ऊपर सेना नियुक्त कर दी, और दूसरा काम जो उसने किया था वो दूसरा काम था कि आलोचना की जा रही थी सार्डिनिया के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की। ये दो चीज स्पेशली याद रखनी है। इसके बाद में
जो सेनाएं नियुक्त कर दी गई थी लोम्बार्डी की सीमा पर, उन सेनाओं का विरोध ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया। इंग्लैंड ने फ्रांस के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहा था या प्रयास किया था, लेकिन यह सक्सेस नहीं हो पा रहा था। लास्ट में ऑस्ट्रिया ने अप्रैल 1859 में सार्डिनिया को धमकी दी कि 3 दिन के अंदर अंदर वो अपनी सेनाएं लोम्बार्डी की सीमा से हटा ले, अदरवाइज ऑस्ट्रिया सार्डिनिया के ऊपर आक्रमण करेगा। यही काबूल चाहता था। और जैसे ही इस प्रकार की घोषणा हुई ऑस्ट्रिया के द्वारा, काबूल ने खुशी के मारे कहा था कि पासा फेंका जा चुका है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। और जैसे 3 दिन का अल्टीमेटम खत्म हुआ, उसी के साथ ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। सार्डिनिया के साथ में फ्रांस आ गया, यानी कुल मिला के एक तरफ 2 देश हैं, एक तो सार्डिनिया पिडमोंट और एक फ्रांस, और एक तरफ जो है वो है ऑस्ट्रिया। इन दोनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर ऑस्ट्रिया को मई और जून में कुछ युद्धों में पराजित किया, जिनमें कुछ युद्ध जो थे मोंटेबेलो, पेलेस्ट्रो, मेगेंटा और सोल्फरिनो। ये दोनों युद्ध जो है ये मई में लड़े गए, और ये दोनों युद्ध जो थे ये जून में लड़े गए। इनमें सबसे निर्णायक जो युद्ध था वो था सोल्फरिनो का युद्ध, और निर्णायक रूप से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया गया। इस समय ऑस्ट्रिया की सेनाओं को लोम्बार्डी से निकाल दिया गया, और ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही वेनेसिया के ऊपर भी अधिकार इनका हो जाएगा। लेकिन इसी समय फ्रांस ने युद्ध रोक दिया, और युद्ध रोककर ऑस्ट्रिया के साथ में संधि कर ली, और उस संधि का नाम था विला फ्रेंका की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ विला फ्रेंका। जुलाई 1859 में यह संधि हुई। इससे पहले हमने प्लोम्बियर समझौते की बात की थी। प्लोम्बियर समझौते में, जैसा कि पीछे बताया भी था मैंने, फ्रांस सहायता करेगा और सार्डिनिया पिडमांट को 2 क्षेत्र दिलवाने वाला था, एक लोम्बार्डी और वेनेसिया। लेकिन फ्रांस ने बीच में ही संधि कर ली, और उस संधि के तहत, जो संधि थी विला फ्रेंका की संधि, इस संधि के तहत जो लोम्बार्डी था, ये लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया जाना था। वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास ही रहेगा। मध्यवर्ती जो राज्य थे परमा, मेडोना और टस्कनी, इन परमा, मेडोना और टस्कनी में उनके पुराने राजाओं को फिर से स्थापित किया जाएगा। नेपल्स और सिसिली में, क्योंकि पहले भी ये तय था कि पुराने राजा बने रहेंगे, और मध्यवर्ती भाग जो था, पेपल स्टेट जो हुआ करते थे, वहां पर पोप का राज्य बना रहेगा। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि इससे पहले जो समझौता हो रहा था, जो प्लोम्बियर समझौता था, उसके तहत फ्रांस ने यह तय किया था कि लोम्बार्डी के साथ साथ में वेनेसिया भी सार्डिनिया को दिलवाया जाएगा। मध्य इटली के जो भाग थे परमा, मेडोना और टस्कनी, उनका एक अलग राज्य बनाया जाएगा, उसका राजा जेरोम बोनापार्ट को बनाया जाएगा।
ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है विला फ्रैंका में। और सेवोय और नीस, ये दोनों क्षेत्र फ्रांस को इसके बदले में दिए जाएंगे। ये जो तीन मोटी मोटी जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तीनों के तीनों विला फ्रैंका में पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि फ्रांस ने सार्डिनिया को केवल ये वाला क्षेत्र दिलाया, ये वाला उसको नहीं दिलाया। दूसरी चीज, सेवोय और नीस सार्डिनिया ने फ्रांस को नहीं दिए। वो इसलिए भी नहीं दिए क्योंकि दोनों क्षेत्र दिलाने की बात हुई थी, एक ही क्षेत्र दिलाया गया, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र था वो उसको दिया नहीं गया था। तीसरी चीज, परमा मेडोना और टस्कनी में जेरोम बोनापार्ट को राजा बनाना था, लेकिन विला फ्रैंका के समझौते में यह तय हुआ कि ये वाले जो क्षेत्र होंगे, वापस बंद कर दो इसको, तो परमा मेडोना और टस्कनी वाले क्षेत्रों में उनके पुराने राजाओं को वापस से स्थापित किया गया। तो फ्रांस ने अचानक अपना स्टैंड इस तरह से क्यों बदल लिया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्रांस अभी तक ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी फ्रांस का झगड़ा जो चल रहा था, सार्डिनिया और फ्रांस का जो युद्ध चल रहा था, वो ऑस्ट्रिया के साथ चल रहा था। और अब शीघ्र ही ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि ऑस्ट्रिया के साथ में एक और देश शामिल होने वाला है, और वो है पर्सा। यानी इसके साथ में एक देश और शामिल हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? पर्सा। हमने पहले पढ़ा है, पर्सा सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत देश था। अगर पर्सा इस आक्रमण में शामिल होता है तो फ्रांस को पहले से बहुत नुकसान हो चुका था, और अब पर्सा का सामना वो कर नहीं सकता था। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का संयुक्त मुकाबला फ्रांस के लिए करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए भी फ्रांस ने इससे इनकार कर दिया या बीच में युद्ध रोक दिया। दूसरी चीज, जिस समय ये युद्ध लड़े जा रहे थे लोम्बार्डी और वेनेसिया के लिए, ऑस्ट्रिया से ये युद्ध लड़े जा रहे थे, उस समय पोप की रियासतों में भी विद्रोह होने लगे। परमा मेडोना और टस्कनी में भी विद्रोह हुए, और परमा मेडोना टस्कनी के साथ साथ में रोमग्ना और बोलोग्ना से वहां के शासकों को निकाल दिया गया था। कैथोलिक जनता, क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक देश था, नेपोलियन खुद कहा करता था कि मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूं, तो उसी प्रकार से यहां पर फ्रांस की जनता कैथोलिक समुदाय से थी या कैथोलिक धर्म से संबंधित थी। अब कैथोलिक लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इटली में स्थित पोप के राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो, ये कभी भी कैथोलिक जनता नहीं चाहेगी। इसलिए कैथोलिकों का दबाव भी नेपोलियन तृतीय के ऊपर था, नेपोलियन थर्ड के ऊपर था। तीसरी चीज उसमें यह थी, नेपोलियन थर्ड ने कुछ और दिमाग लगाया। दिमाग उसने ये लगाया कि पहले बात यह हुई थी कि इसको, यानी इटली को या सार्डिनिया जो इसके नेतृत्व में हो रहा है एकीकरण, उसको केवल उत्तरी इटली दिया जाना था, यानी उसकी जो सीमाएं थी वो एड्रियाटिक सी तक शामिल करने की बात हुई थी, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेसिया दो क्षेत्र होंगे। लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी विद्रोह हो रहा था, और ये सारे क्षेत्र अगर एक हो जाते हैं, ये सारे क्षेत्र एक होने के बाद में फ्रांस के लिए दिक्कत उत्पन्न होने वाली थी, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मिलाने के बाद में, इन सभी क्षेत्रों को मिलाने के बाद में एक मजबूत देश का यहां निर्माण हो जाता। तो फ्रांस के नेपोलियन को यह भी लग रहा था कि इसकी सीमा पर वो क्यों एक मजबूत देश की स्थापना करे, यानी यहां पर वो एक मजबूत दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता था। एक इसमें यह भी मुख्य कारण रहा। कुल मिलाके फ्रांस ने युद्ध को बीच में रोक दिया, और फ्रांस ने युद्ध को बीच में रोकने के बाद में ऑस्ट्रिया के साथ में एक संधि की, और वो संधि थी विला फ्रैंका की संधि, द ट्रीटी ऑफ विला फ्रैंका। और इस संधि में यह तय हुआ लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया जाएगा, वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास में रहेगा, परमा मेडोना टस्कनी में उनके पुराने शासकों को स्थापित किया जाएगा, नेपल्स और सिसिली में बुर्बो वंश बना रहेगा, और वेनेसिया सहित उस मध्य भाग जो पेपल स्टेट हुआ करते थे, यानी पोप के जो राज्य होते थे, उनको मिलाकर इटली का एक संघ बनाया जाएगा। हालांकि वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास में था, लेकिन इस संघ का अध्यक्ष पोप रहेगा। कुल मिलाके इटली का पहला चरण पूरा हुआ, इटली के एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ। कुछ सफलताएं मिली, कुछ असफलताएं भी रही इसमें। खुद कावूर इससे दुखी हुआ, और कावूर तो यह भी चाहता था कि सार्डिनिया अकेला ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता रहे जब तक कि वेनेसिया की प्राप्ति नहीं हो जाती है। लेकिन
विक्टर एमेन्यूल ने इस समय समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि फ्रांस के बिना लड़ना बड़ा मुश्किल काम था, तो विक्टर एमेन्यूल थर्ड ने यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाते हुए संधि जो की गई थी फ्रांस की ऑस्ट्रिया के साथ में, उस संधि को मानने के लिए हाँ कर दी। तो इस संधि को यानी विला फ्रेंका की संधि को मानते हुए नेपोलियन थर्ड ने, सार्डिनिया ने फ्रांस के साथ में एक संधि की और उसको बोला गया था ट्रीटी ऑफ ज्यूरिक, जो नवंबर 1859 में होती है। यानी जो शर्तें इस संधि में थी, फ्रांस ने जो ऑस्ट्रिया के साथ में संधि की थी, उन सभी शर्तों को विक्टर एमेन्यूल ने मान्यता प्रदान कर दी, जिसके कारण कावूर नाराज हुआ और कावूर नाराज होकर उसने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो पहला चरण जरूर पूरा हुआ, लोम्बार्डी उसको प्राप्त हुआ, वेनेसिया प्राप्त नहीं हुआ। एक हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है लिप्सन, उन्होंने कहा भी है कि इस देश ने विजयोल्लास का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वो टूटकर चकनाचूर हो गया। कुल मिला के जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता मिली नहीं, लेकिन फिर भी यहां तक का मामला ठीक था। अब अभी हमने बात की है कि जिस समय ये युद्ध लड़े जा रहे थे, मेंटोबोलो, पैलेस्ट्रो, मेगांटा, सोल्फरिनो, उस समय परमा मेडोना टस्कनी के शासकों को भगा दिया था और रोमगना बोलोगना यहाँ के शासकों को निकाल दिया गया था। तो अब दूसरा जो चरण स्टार्ट होगा, दूसरा जो फेज स्टार्ट होगा, वो लगभग इसके जस्ट आगे शुरू होगा। यानी परमा मेडोना टस्कनी और रोमगना को इटली में मिलाया जाएगा, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।